हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएस एग्जाम स्टडी पॉइंट बाय अभिनंदन अग्रवाल। आज अपन बात करेंगे, जैसे कि अपन ने सीजीएचएस की बात कर ली है। सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड कैसे बनाते हैं, उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्या तरीका है उसकी बात कर ली है, और उससे क्या क्या रिलेटेड डॉक्यूमेंट उसके अपन ने बात कर ली है। अब अपन आज बात करेंगे CGEGIS। इसको अपन दो भागों में तोड़ते हैं। आप जैसे आप अपनी सैलरी स्लिप देखेंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एक CGGIS लिखा हुआ रहता है और आपको कुछ कंट्रीब्यूशन उसके लिए डिडक्ट होता है, कुछ रिकवर किया जाता है। तो वो किस पर्पस के लिए किया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में अपन आज बात करने जा रहे हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है कि ये है, इसको दो भागों में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। क्या है? इंश्योरेंस स्कीम। लेकिन क्या है, इसको ग्रुप क्यों कहा गया है कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, मतलब इसमें क्या है, इंश्योरेंस भी है प्लस एक इसमें क्या होता है, सेविंग्स भी होती है जो आपको रिटायरमेंट में मिलती है, उसकी अपन बात करेंगे अभी। इसको जनरली अपन क्या बोलेंगे, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बोलेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है तो वो बोलने की जरूरत नहीं। इसको क्या बोलेंगे, GIS, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। आप वैसे भी अगर आपने सुना होगा तो वैसे कहते हैं कि पैसा ये कहाँ जा रहा है, ग्रुप इंश्योरेंस में जा रहा है। ठीक है, अब अपन इसकी शुरू से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी इफेक्टिव डेट, मतलब ये कब से एप्लीकेबल है। तो 1 जनवरी 1982 से ये क्या स्कीम एप्लीकेबल है। सेकेंड बात करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट लाती है तो उसका कोई पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। जैसे आपने CGHS के बारे में बताया मैंने, तो उसका क्या उद्देश्य था, उसको उद्देश्य था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य, इसके क्या है, ड्यूल बेनिफिट्स है, मतलब इसके क्या है, दो फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं, एक तो इसमें क्या है, इंश्योरेंस कवर है। अगर जो एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस का कुछ पैसा होता है, तो वो क्या है, वो मिलेगा किसको, फैमिलीज को। तो इसमें इंश्योरेंस कवर है, वो क्यों है, हेल्प देयर फैमिलीज, उनकी फैमिली जो भी एम्प्लॉय है उसके फैमिलीज को क्या है, हेल्प करने के लिए। दूसरा इसमें क्या है, एक लमसम पेमेंट मिलता है, लमसम पेमेंट टू ऑगमेंट देयर रिसोर्सेज ऑन रिटायरमेंट। अगर मान लो कि रिटायर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसको एक लमसम पेमेंट मिलेगा, किस चीज के लिए, ऑगमेंट देयर रिसोर्सेज, मतलब उसको अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए। देयर किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पे वो अपने रिसोर्सेज को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो इसमें दो फायदे हुए, एक तो इंश्योरेंस मिलेगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को मिलेगा, और अगर वो रिटायर हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो लमसम पेमेंट उस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल जाएगा। अब अपन तीसरी बात करते हैं इसकी ये किस किस पे अप्लाई होता है। तो जैसे अपन ने CGHS की बात की थी तो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे हो रहा था, लेकिन उसमें एक्सेप्ट रेलवे था, डिफेंस था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट पे अप्लाई होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे अप्लाई होता है, विथ रेलवे, विथ PNT, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, और डिफेंस। ठीक है, तो ये इन पे अप्लाई है। किस पे अप्लाई नहीं है, एक तो ये आर्म्ड फोर्स पे अप्लाई नहीं है, और एक पैरामिलिट्री फोर्स पे अप्लाई नहीं है। उन पे अप्लाई क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी क्या है, अपनी अलग स्कीम है, तो इसलिए उन पे एप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें कौन कौन इसमें कवर नहीं होते हैं, कवर तो ये हो गई ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब इनके अंदर है ना, जो कौन कवर नहीं होता है, तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे कोई एम्प्लॉय है तो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय है वो नहीं होगा, कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉय है वो नहीं होगा, कैजुअल लेबर होते हैं अपने ऑफिस में वो नहीं होंगे, कोई एडहोक एम्प्लॉय है वो नहीं होगा। उसके बाद में अगर कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्रूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर अटेन एज ऑफ 50, मतलब 50 साल की उम्र के बाद में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया है, तो उस पे भी क्या है, ये जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। और लास्ट बात करेंगे अपन जो डेपुटेशन पे है, कहां से, स्टेट गवर्नमेंट से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, या ऑटोनोमस बॉडीज से।
स्टेट गवर्नमेंट से डेपुटेशन पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से है, या फिर ऑटोनोमस बॉडी से है, तो उनपे भी क्या है, ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे इसमें। मेंबरशिप की बात कर रहे थे अपन, तो देखिए मेंबरशिप की बात एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कोई एम्प्लॉय उसने किया 1 जनवरी को ज्वाइन, और इस दूसरा एम्प्लॉय उसने 2 जनवरी को किया, और तीसरा एम्प्लॉय उसने 25 मई को किया है। तो ये देखिए, ये तो क्या है कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के लिए एनरोल हो जाएगा फर्स्ट को ही। ये दोनों की अलग कंडीशन है, ये दोनों क्या है, एनरोल होंगे, विल बी एनरोल फॉर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम नेक्स्ट ईयर, जो भी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर आएगा। जैसे 2020 की बात है ना इसमें, तो ये 1 जनवरी 2021 को क्या होंगे, ये दोनों एम्प्लॉय है ना जो एनरोल होंगे ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के लिए। इसको और समझने की कोशिश करते हैं। एक बार जो मैं लिखा है वो मैं पढ़ाता हूं आपको। ये लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ई का मतलब है एम्प्लॉय, वो एनरोल हो सकते हैं कब, केवल 1 जनवरी को ही। तो इसने क्या किया, ये 1 जनवरी को ज्वाइन किया, एनरोल हो गया ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के लिए। और जो एम्प्लॉय उन्होंने ज्वाइन किया ऑन और आफ्टर 1 जनवरी, 1 जनवरी के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो एनरोल होंगे 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, जो भी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर होगा। जैसे इसमें 20 में इन्होंने किया था ज्वाइन, तो ये 21 में क्या है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के पार्ट बनेंगे। जबकि इसने क्या 1 जनवरी को कर लिया, तो ये उसी दिन पार्ट बन जाएगा। 1 जनवरी के बाद आपको साल में किसी भी डेट को ज्वाइन किया हो, वो उसके नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में इसका पार्ट बनेगा। फिर इनका क्या होगा, तो देखिए इसमें मैंने लिखा है कि इंश्योरेंस कवर इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। चाहे इसका तो कोई मुद्दा है ही नहीं, इसको तो इंश्योरेंस कवर भी अपन ने पहले बात की थी, इंश्योरेंस कवर प्लस लमसम पेमेंट, ये तो दोनों के लिए एलिजिबल है। लेकिन आज की डेट में है ना, इस फाइनेंशियल इस कैलेंडर ईयर में ये दोनों के लिए एलिजिबल है। लेकिन ये केवल है ना, जो किसके लिए एलिजिबल है, एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर तक केवल इंश्योरेंस कवर इनको मिलेगा। इन दोनों को क्या है, इंश्योरेंस कवर ही मिलेगा। और इसके लिए इनको क्या है कि बेनिफिट भी दिया जा रहा है कि जो भी डिडक्शन है, जो भी ग्रुप इंश्योरेंस के लिए डिडक्शन होता है, उसका 1/3 पार्ट ही डिडक्ट किया जाएगा। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए इसका 60 रुपए डिडक्ट होता है, ठीक है, तो इसको तो क्या दोनों बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन इनको क्या है, एक ही बेनिफिट मिल रहा है, तो इनका कितना डिडक्ट होगा, इनका 20 रुपए डिडक्ट होगा। ये क्या है, अगर अपन सेम पोस्ट की बात कर रहे हैं उसके लिए है। बाकी जो अलग अलग लेवल्स होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह के डिडक्शन दिए हुए हैं। आई बात समझ में। 5वें पॉइंट की बात करेंगे अपन, सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब कितना कंट्रीब्यूशन या सब्सक्रिप्शन जिसको बोलते हैं डिडक्ट होता है। तो अपन 7th सीपीसी के हिसाब से बात करेंगे आज की डेट में, क्योंकि 7th पे कमीशन ही चल रहा है। तो इसमें अपन लेवल है और उनका सब्सक्रिप्शन है, और उनके लिए कितना इंश्योरेंस कवर है उसकी बात की गई है। उनको रिटायरमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, एक टेबल है, और वो क्या है, जो भी उनका सेविंग फंड में पैसा जाता है वो क्या है, क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने में वो क्या होता है, कंपाउंडेड होता है। 30 रुपए, फिर उसका ब्याज, फिर 30 प्लस, जैसे उस पर 2 रुपए ब्याज था तो 32, फिर उसका ब्याज 3 महीने बाद, तो ऐसे होता है। अपन यहाँ पे केवल इंश्योरेंस कवर की बात कर रहे हैं। सेविंग फंड्स के लिए क्या है कि टेबल दी हुई है, उसके हिसाब से वो निकाला जाता है। तो इसमें लेवल 1 to 5 की बात करें, जिसको अपन 2800 ग्रेड पे तक कहेंगे, तो उनके लिए 30 रुपए है, और इंश्योरेंस कवर है 30,000 रुपए। लेवल 6 to 9 की बात करें, मतलब अप टू 5400 ग्रेड तक की बात करें, ग्रेड पे तक की, तो उसका 60 रुपए है, और 60,000 रुपए उसका क्या है, इंश्योरेंस कवर है। और लेवल 10 और उससे ज्यादा की बात करें तो उसका 120 रुपए है, और 1,20,000 रुपए उसका इंश्योरेंस कवर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 तक की बात करूं तो, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो ऑडिटर या अकाउंटेंट तक की बात चल रही है। और यहाँ पे 9 तक की बात करें तो यहाँ पे आजकल डबल एओ की पोस्ट तो हटाई दी गई है, या फिर अभी एओ भी इसी में चल रहे हैं। अभी सीनियर एओ, उनके लिए शायद रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई है, यहाँ ये छोड़ देते अपन, ये बात कर लेते हैं केवल डबल एओ तक के लिए। यहाँ पे क्या है, 60 रुपए डिडक्शन है। अब क्या है कि प्रपोज किया जा रहा है कि ये जो डिडक्शन है
30, 60 और 120 इसको बढ़ा के 1500 रुपए, 2500 रुपए और 5000 रुपए लेवल के हिसाब से 5 तक 1500, 9 तक 2500 और 10 और उससे ऊपर क्या है 5000 रुपए कर दिया जाए। ये क्या है, ये पर मंथ है, मतलब हर मंथ आपकी सैलरी में से इतना पैसा कटे। इससे क्या होगा, इससे अपने को क्या है कि अपनी फैमिलीज की सेफ्टी हो जाएगी, क्योंकि अगर अपने को इन केस कुछ भी हो जाता है तो इसमें अपनी फैमिली को इस 5 तक 15 लाख रुपए, इस कंडीशन में 25 लाख रुपए और इस कंडीशन में 50 लाख रुपए अपनी फैमिली को इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन में अपन दो बातें और करेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी का प्रमोशन हो गया है, कोई ऑडिटर या डीओ था, या अपन बात कर लेते हैं लेवल 5 तक कोई भी था, वो प्रमोट होके लेवल 6 या फिर उससे हायर में चला गया है। तो ये लेवल 5 में था, ये 4 में था। ये मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर लेता हूँ कि वो या तो असिस्टेंट ऑडिट या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बन गया है। और वो कब बना, वो मई में बन गया है। मई में इधर से क्या है, वो इधर आ गया है। अब यहाँ पे इसका सब्सक्रिप्शन कट रहा था 30 रुपए, और यहाँ पे उसका ये लेवल 8 है, तो लेवल 8 से 6 to 9 कितना है, 60 रुपए है। तो यहाँ पे उसका क्या है, 60 रुपए सब्सक्रिप्शन कटना चाहिए ना। लेवल बढ़ गया ना, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 8 हो गया, या 4 था या 8 हो गया। तो अब इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ये AA है तो इसका सब्सक्रिप्शन है ना, जो कब से बढ़ेगा, ये 1 जनवरी से बढ़ेगा। 20 में इसने क्या किया, AA बन गया है, तो मई में बना है ना, तो ये 1 जनवरी 2021 से इसका सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा, 60 रुपए होगा। नहीं तब तक जो ऑडिटर का या डीओ का सब्सक्रिप्शन है जो कि सेम है, वो ही रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन केस भगवान ना करे इसकी डेथ हो जाती है, कि AA बन गया मई में और अगस्त या सितंबर में इसकी क्या है, डेथ हो गई, तो इसको जो इंश्योरेंस का पैसा है, जो इसको इंश्योरेंस है वो कौन सा मिलेगा, या तो 15,000 था या 30,000 था। तो इसको इंश्योरेंस का पैसा है ना, कितना था, या तो 30,000 था या 60,000 था। तो इसको इंश्योरेंस का पैसा जो ऑडिटर या डीओ वाला था 30,000 रुपए, वो ही मिलेगा, जो उसका यहाँ वाला ही मिलेगा इसको। जब तक है ना जो ईयर एंड नहीं हो जाता और उसका सब्सक्रिप्शन इंक्रीज नहीं हो जाता, तब तक उसको क्या है, पुराना इंश्योरेंस मिलेगा। 1 जनवरी को वो क्या है, उसका 60 रुपीज डेबिट होने लग गया, उसका 60 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन कटने लग गया। तो यहां से उसका कितना है, यहां से अगर इस केस में कुछ हो जाता है 1 जनवरी के बाद में 2021, तब इसको क्या है, 60,000 रुपए इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। किसको, इसकी फैमिली को। आई बात समझ में। मतलब यहां से यहां गया, वो मई में चला गया, लेकिन उसके बाद उसका सब्सक्रिप्शन कितना डिडक्ट होगा, यहाँ वाला 30 रुपए था वो ही रहेगा। और उसको इन केस कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस भी कौन सा मिलेगा, इधर वाला ही मिलेगा, जो कि 30,000 था। लेकिन 1 जनवरी 21 से इसका सब्सक्रिप्शन भी बढ़ जाएगा और इसका इंश्योरेंस कवर भी बढ़ जाएगा। ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कि अगर मान लो कोई लोअर ग्रुप में था और वो हायर ग्रुप में चला गया, तो प्रमोट हो गया। ये क्या है कि ये है शॉर्ट पीरियड के लिए या फिर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए उसको क्या हायर ग्रुप में प्रमोट किया गया किसी वजह से, तो इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। ये मान लो कि इसका लेवल 9 था, अब ये 10 में चला गया, तो इसका कंट्रीब्यूशन 60 से कितना हो गया, 120 हो गया। अब उस पीरियड के बाद में इसको क्या किया, वापस रिवर्ट कर दिया लोअर ग्रुप में, वापस उसको लोअर ग्रुप में रिवर्ट कर दिया। तो यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 120 हो गया था, अब कंट्रीब्यूशन बढ़ के क्या 60 रुपए हो जाएगा, नहीं होगा। ध्यान देना इस बात को, नहीं होगा। अगर हायर ग्रुप से लोअर ग्रुप में आता है, रिवर्ट होता है, तो कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा, कितना, यहाँ वाला ही 120 का 120 ही रहेगा आगे तक। चलिए अब आगे करेंगे बात इसके बारे में। अब पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे। इसमें क्या 2 तरह के फंड है, एक तो इंश्योरेंस फंड है और एक सेविंग फंड है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो ये अपनी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बनती है। इसमें 3 पॉइंट की बात करेंगे कि जो अपना सब्सक्रिप्शन जा रहा है उसका एक पार्ट तो इंश्योरेंस फंड में जाता है और एक पार्ट सेविंग फंड में जाता है। 1 पोर्शन कहाँ जाएगा, इंश्योरेंस में, और अनदर पोर्शन कहाँ जाएगा, सेविंग फंड में। वो 3:7 इस रेशियो में जाता है।
जैसे कि 120 रुपए कट रहा था, तो इसका 3 पोर्शन कितना हो गया, 36 रुपए। तो 36 रुपए वो जाएगा इंश्योरेंस में, और 84 रुपीज किस में जाएगा, सेविंग फंड में जाएगा। ये दोनों जो भी पोर्शन है वो कहाँ क्रेडिट होते हैं, पब्लिक अकाउंट होता है, आपने सुना होगा, जैसे कंटिजेंसी फंड होता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, वैसे एक पब्लिक अकाउंट होता है। तो ये दोनों पोर्शन वहां जाके क्रेडिट होते हैं। इसमें क्या हुआ, इंश्योरेंस कवर कब मिलेगा, इंश्योरेंस फंड कब मिलेगा, जब आपकी डेथ हो जाती है, या फिर आपने इंक्लूडिंग सुसाइड भी है, तो इस केस में आपकी फैमिली मेंबर्स को क्या है, इंश्योरेंस मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, सेविंग फंड अगर जैसे रिटायर हो गए आप तो आपको मिल जाएगा, और इन केस अगर आपकी सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है तो ये आपकी फैमिली को मिल जाएगा। मतलब अगर रिटायरमेंट, अगर एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको केवल सेविंग फंड मिलता है, और अगर है ना जो सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को सेविंग फंड भी मिलेगा प्लस इंश्योरेंस फंड भी मिलेगा। अब इसके अपन बात कर लेंगे रिकवरी ऑफ सब्सक्रिप्शन की, कि रिकवरी इसकी है ना जो कहां से, इसकी रिकवरी अपन आप नेक्स्ट अपन रिकवरी की कर रहे थे बात। रिकवरी किससे होगी, सैलरी से। आपकी जो सैलरी से है वो हर मंथ आपका जो भी डीडी और ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर वो रिकवर करेगा। लेकिन रिकवरिंग कब कब होगी, अगर आप ड्यूटी पे हो तो भी रिकवरी होगी, आप लीव पे हो तो भी रिकवरी होगी, और अगर आप अंडर सस्पेंशन हो, अगर आपको सस्पेंड कर दिया गया है तो भी सीजीजीएस की क्या है, रिकवरी होगी ही। लेकिन अगर आप ईओएल पे हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में जैसे आपने जैसे ड्यूटी ज्वाइन की, वापस से आप ईओएल के बाद ड्यूटी पे आ गए हैं, तो मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट में आपका क्या है, जो भी पुराना ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का पैसा है वो रिकवर किया जाएगा इंटरेस्ट के साथ में। कितने इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में। सब्सक्रिप्शन है वो कहां तक पेएबल है, सर्विस के एंड तक पेएबल है। जिस मंथ में आप रिटायर हो रहे हैं उस मंथ में आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, जिस मंथ में डेथ हो गई है उस मंथ में भी सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, और जिस मंथ में आपको अगर सर्विस से हटा दिया गया उस मंथ में भी सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। अगर कोई फॉरेन सर्विस पे चला जाता है, अगर कोई फॉरेन सर्विस पे है तो उसका सब्सक्रिप्शन है ना जो पीओ के द्वारा वॉच किया जाएगा। अब अपन इसमें लास्ट बात करेंगे इसके पेमेंट के प्रोसीजर के लिए कौन कौन से फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब अपन लास्ट पॉइंट की बात करेंगे इसके पेमेंट की, कि इंश्योरेंस फंड और जो सेविंग फंड है उसका पेमेंट है ना जो कैसे किया जाएगा। तो अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, केवल सेविंग फंड ही मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस फंड कैसे टर्म इंश्योरेंस जैसा है कि अगर आपके रिटायरमेंट तक आपकी डेथ हो जाती है तो सेविंग प्लस इंश्योरेंस मिल जाएगा, और अगर नहीं होती है तो केवल आपको क्या मिलेगा, सेविंग फंड मिलेगा। इसके लिए आपको एक फॉर्म दिया गया है, फॉर्म नंबर 4, ये आपको क्या है फिल करना है और आपके हेड ऑफ ऑफिस है उसको जमा करवा देना है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आप सर्विस में आपकी डेथ हो जाती है तो आपको दोनों फंड मिलेंगे, सेविंग भी मिलेगा और इंश्योरेंस भी मिलेगा। इसके लिए क्या है कि जो हेड ऑफ ऑफिस है वो नॉमिनी को एड्रेस करता हुआ फॉर्म नंबर 5 उसको भेजेगा, और नॉमिनी फिर क्या है फॉर्म नंबर 6 में डिटेल्स भर के सबमिट करेगा हेड ऑफ ऑफिस को। तीसरी बात करेंगे अपन मिसिंग ऑफ एम्प्लॉइज की। अगर एम्प्लॉय मिसिंग हो जाता है तो जो सेविंग फंड है वो तो 1 साल के कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद वो नॉमिनी को पेड कर दिया जाएगा। इसके लिए उस नॉमिनी से क्या क्या लेंगे अपन, एक तो एफआईआर की कॉपी लेनी पड़ेगी अपने को, जब भी वो मिसिंग हुआ तो नॉमिनी ने जो भी उसके रिलेटिव्स है उसने एफआईआर करवाई होगी, और एक इससे इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाने ला है। और अगर अपन इंश्योरेंस फंड की बात करेंगे, सेविंग फंड तो 1 साल के बाद दे दिया जाएगा। इंश्योरेंस फंड की बात करें तो इंश्योरेंस फंड में क्या है कि सब्सक्रिप्शन विल बी रिकवर्ड, सब्सक्रिप्शन क्या है रिकवर होगा 1 साल तक। एवरी मंथ अपने को क्या करना है, सब्सक्रिप्शन रिकवर करना है, किससे, नॉमिनी से। इंश्योरेंस फंड में अगले 1 साल तक जिस डेट को मिसिंग हुआ है एम्प्लॉय, उसके 1 साल तक अपने को क्या करना है, उससे रिकवर करेगा आपका जो भी ऑफिस होगा, क्या रिकवर करेगा, सब्सक्रिप्शन रिकवर करेगा। और लैप्स ऑफ 7 ईयर, जब 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो जो इंश्योरेंस फंड है वो किसको पेएबल होगा या पेड होगा, नॉमिनी को होगा। देखिए इसके लिए है ना जो
ये जो 7 ईयर्स है, अगर आप मिसिंग होते हैं तो मिसिंग के किसी भी केस में इंश्योरेंस का पैसा आफ्टर 7 ईयर्स ही मिलता है। ये है एक बात। तो ये 3 चीजें हो गई, रिटायरमेंट की बात हो गई, सर्विस के दौरान डेथ हो जाए या फिर मिसिंग हो जाए। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन 2 फॉर्म यहाँ पे 4 की बात हो गई, 5 की हो गई, 6 की हो गई। फॉर्म नंबर 7 और 8 की बात करेंगे। ये नॉमिनेशन के लिए, आपको जब नॉमिनी देना होता है ऑफिस में, उसके लिए है। इसमें एक फॉर्म है केवल एक नॉमिनी अगर आपको देना है, और अगर आपको एक से ज्यादा नॉमिनी देने हैं तो दूसरा फॉर्म उसके लिए है। लास्ट है फॉर्म नंबर 9। ऑफिस में क्या होता है कि ऑफिस में एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का एक रजिस्टर बनाया जाता है, जिसमें ग्रुप वाइज रजिस्टर बनाया जाता है। ग्रुप वाइज कैसे, लेवल के हिसाब से या फिर ग्रुप के हिसाब से एक रजिस्टर बनाया जाता है, ABC के हिसाब से या फिर लेवल के हिसाब से। और उस ग्रुप वाइज रजिस्टर क्या है, बनाया जाता है, और वो क्या है कि हर मंथ सबमिट किया जाएगा। उसमें कोई भी अपडेशन होके वो डाल के, तो वो फिर क्या है कि आपकी हायर अथॉरिटी उसको साइन करती है, चेक करती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, डिडक्शन प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड कोई भी बात। ये हो गई। अब ये पॉइंट नंबर 8। अब इसमें एक बात और बता देता हूं मैं कि जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, इसको स्पॉन्सर कौन करता है। तो इसको स्पॉन्सर्ड तो करता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और इस स्कीम को हैंडल कौन कर रहा है, इस स्कीम को हैंडल करता है जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो इसको हैंडल करता है। ठीक है। तो ये अपन ने आज किसकी, जो भी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बात कर ली कि उसमें उससे रिलेटेड अपनी आपकी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व हो गई होगी। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर कैसा लगा आपको, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।